हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर पूनम गुप्ता, बायोलॉजी फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। आप लोगों का KVPY 2022 जो कि एसए एंड एसएक्स दोनों स्ट्रीम के लिए होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एसए स्ट्रीम का जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ करेक्ट आंसर्स देखेंगे बच्चों, बल्कि साथ में एनालिसिस भी करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा है। ठीक है, तो इस बार के पेपर को अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस को देखकर कि भाई किस तरह का पेपर रहा, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस लगे बच्चों। जनरली KVPY में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट येस देयर वाज सम क्वेश्चंस विच वाज वेरी सिंपल, और उन क्वेश्चंस में शायद हो सकता है कोविड की वजह से ऐसा किया गया हो। ठीक है, और येस कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट काम आ रहा था NCERT का भी, एंड जैसा हर साल होता है कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT जाके भी पूछे गए KVPY में, तो इट इज़ क्वाइट कॉमन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। यू नो KVPY में जो दो सेक्शंस हैं, अगर कोई कुछ बच्चे अपने फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें KVPY का पैटर्न पता होना चाहिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर के लिए यू विल गेट +1, रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और सेक्शन बी में यू विल हैव 5 क्वेश्चंस, जिनमें करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए +2 और गलत रिस्पॉन्स के लिए -0.5 यानी हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं KVPY 2022 के बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मुझे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगा बच्चों ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइलोलाइसिस। यहाँ पर जो भी ध्यान देना था ना आपको, वो इस वर्ड पे ध्यान देना था। अमाइलोलाइसिस का मीनिंग आपको पता है, अमाइलम स्टार्च को कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा। ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर स्टार्च का डाइजेशन होता है बच्चों, तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये पूछना चाह रहा है ना। कुछ बच्चों को तो अमाइलोलाइसिस वर्ड पढ़ते ही समझ नहीं आया होगा कि अब पता नहीं कहाँ से पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का है, लॉजिक्स का है। जितने अच्छे से बायोलॉजी में आप टर्म्स को स्टडी करेंगे, उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, तो स्टार्च डाइजेशन तो अब आप समझ ही गए होंगे, आप पढ़ते हैं डाइजेशन में कि स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो पहले माल्टोज बनता है और फिर एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्लूकोज बनता है। यहाँ ऑप्शंस में ग्लूकोज तो कहीं नहीं है, बट मोनोसैकेराइड गिवन है, एंड यू नो ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, तो करेक्ट आंसर इज मोनोसैकेराइड। सिंपल सी बात है, ना अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, ना फैटी एसिड्स, ना न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये प्रोटीन्स डाइजेशन का प्रोडक्ट है, ये फैट डाइजेशन का प्रोडक्ट है, और ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का प्रोडक्ट है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, है ना, हमेशा क्वेश्चन में नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, वो कीवर्ड आपको ध्यान रखना होता है। इज नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनेटिक ट्रीज। अब पहले इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होते हैं। तो फाइलोजेनिक वर्ड तो आप बायोलॉजी में कई जगह पढ़ते हैं ना, 11th क्लास में भी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ पर आप पढ़ते हैं कि आजकल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है। दिस फाइलोजेनेटिक वर्ड मीन्स इवोल्यूशनरी। तो एक तरह से यहाँ पर बात हो रही है एवोल्यूशन की, कि अगर एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाना है, एक इवोल्यूशन की सीक्वेंस देखनी है ऑर्गेनिजम्स में से, तो इनमें से वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या उसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अगर इसका मीनिंग आपको आ गया तो आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखें भाई, DNA चाहे न्यूक्लियर DNA हो चाहे माइटोकॉन्ड्रियल DNA हो, DNA तो हमेशा से यूजफुल रहा है एवोल्यूशन को स्टडी करने में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया है एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमिकल फीचर्स में आप याद करिए, हालांकि अभी आप ऐसे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने 12th वाले पार्ट का एवोल्यूशन नहीं पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चों। जो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ या यूं कह लो एनाटॉमिकल एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन का। तो एनाटॉमी तो और वैसे भी आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना कि एनाटॉमी को तो हम देखते ही है ना कि कौन किससे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, एनाटॉमिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। तो ये तो वो फीचर्स हुए जो कंसीडर किए जाते हैं। हाँ, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया है हैबिटेट सिमिलैरिटी। तो आपने कभी भी एवोल्यूशन में जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तब तो हैबिटेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अडेप्टेशंस देखने के लिए, लेकिन एवोल्यूशन में हैबिटेट सिमिलैरिटी को मोस्टली कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, मेनली क्योंकि हैबिटेट से जो भी, नो डाउट हमारे अंदर हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, लेकिन वो चेंजेस ज़रूरी नहीं है ना इनहेरिटेबल हों।
क्या पता वो चेंजेस पर्टिकुलर उस पर्सन में हो और उसी की डेथ के साथ खत्म हो जाए। तो इसलिए जनरली एवोल्यूशनरी ट्री बनाते वक्त हैबिटेट को कंसीडर नहीं किया जाता। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत, ये तो मतलब इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई पूछ सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड का या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा। सीकम इज लोकेटेड बिटवीन, सीकम कहाँ होता है? तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान है, जहां पर हमारा ये स्टमक, जहां पर हम सॉरी जस्ट अ मिनट बच्चों, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, भी मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम बना रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता था इलियम, ध्यान है, ड्योडेनम, जेजुनम और इलियम। मैंने बहुत थोड़ा सा पार्ट बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और फिर वो जो इलियम है उसके बाद क्या शुरू हो जाता था? इलियम के बाद शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लाइक दिस, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आप क्या बोलते हैं बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं उसमें सीकम, कोलन, और उसके ये कोलन पूरा घूम रहा है, और लास्ट में ये पूरा कोलन हो गया, ठीक है, और लास्ट में रेक्टम, देन इट एंड्स विद एनस। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीकम इज लोकेटेड बिटवीन, सीकम कहाँ लोकेटेड है? तो सीधी सी बात है इलियम और कोलन के बीच में, और कोलन में भी दिस इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा इलियम एंड असेंडिंग कोलन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई कंफ्यूजिंग सेट किया गया ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकते। रेक्टम आपको पता है लास्ट पार्ट है। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, हाँ यहाँ जरूर थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बट यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव स्पीशीज that has spread to many parts of the Indian subcontinents। इन्वेजिव स्पीशीज का मतलब आपको पता है कि एक्सोटिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे खुद के कंट्री की नहीं है, किसी दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पर उसके पॉलन्स, उसके गेमीज, उसके सीड्स आए होंगे जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पर फैल गई, उसको कहते हैं ना इन्वेजिव स्पीशीज। तो अब ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा इनके बारे में, बट आप ध्यान से देखो, इनके कॉमन नेम पता है क्या आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोसोपिस जूलीफोरा, ठीक है, मान लो प्रोसोपिस नहीं पता किसी को, जाने दो। फाइकस रिलीजियोसा तो सब जानते हैं, फाइकस जिसको हम रिलीजियसली भी यूज करते हैं, फाइकस जीनस है ना, तो इसमें बैनियन ट्री आ गया आपका। क्लियर? बैनियन ट्री इज फाइकस बेंगोलेंसिस, सॉरी बच्चों बैनियन ट्री नहीं, यहाँ पर हुआ आपका पीपल ट्री, इट्स पीपल ट्री, ओके। तो ये फाइकस रिलीजियोसा पीपल ट्री का नाम है, फाइकस से याद रखना है आपको। ये तो बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मैं आपको बताती हूँ कि फाइकस जीनस में 3 मेन प्लांट्स आते हैं, बैनियन ट्री, पीपल ट्री एंड दैट वन फाइकस, फिग ट्री, अंजीर जिसे आप बोलते हैं, तीनों फाइकस हैं, जीनस सेम है तीनों का, ठीक है। इसको पीपल को रिलीजियसली हम पूजा करते हैं ना पीपल ट्री की, इसलिए इसका नाम रिलीजियोसा है। देन कोकोस न्यूसीफेरा, कौन नहीं जानता भाई, कोकोनट का साइंटिफिक नेम है, ठीक। और लोटस तो सभी को पता है, लोटस तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से इन चारों एग्जाम्पल्स को पढ़ें तो आप इतना सा अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि पीपल, कोकोनट और लोटस, ये तीनों तो हमारी इंडिजिनस स्पीशीज ही होनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, इसमें कोई भी इन्वेजिव का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे इन तीनों ऑप्शंस को और चूज कर सकते थे कि प्रोसोपिस इज द राइट ऑप्शन। और वैसे भी प्रोसोपिस जो है बच्चों, वो एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है, वो इंडिजीनस नहीं है, दूसरी कंट्रीज से आई और बहुत तेजी से ग्रो करती है, इसलिए पूरे इंडिया में फैल गई। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो इस तरह की कभी कभार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत कहीं लॉजिक्स भी लगाकर भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एकदम से हार नहीं माननी है क्वेश्चन देखकर कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पहले क्वेश्चन देखो, समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस तो इतने आसान है बच्चों कि आप मतलब विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमली फैसिलिटेट द एसेंट ऑफ सैप? एसेंट ऑफ सैप याद है आप लोगों को, जो जाइलम में वाटर प्लस मिनरल्स जिसे आप सैप कहते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो विच इज द प्राइमरी फैक्टर? इसको ऊपर खींचने के लिए, एसेंट यानी ऊपर बढ़ाने के लिए हमने 2 प्रेशर्स पढ़ते हैं हम लोग, नीचे से रूट प्रेशर लगता है और ऊपर से ट्रांसपिरेशनल पुल। तो दोनों में से डोमिनेंट फैक्टर कौन है? ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं, हो सकता है आप गटेशन पढ़ के कंफ्यूज हुए हो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि गटेशन एक अलग फिनोमेना है जो कि रूट प्रेशर की वजह से होता है
है ना। गटेशन इज जस्ट द लॉस ऑफ वाटर। जो छोटी हाइट के प्लांट्स होते हैं उनमें अर्ली मॉर्निंग रूट प्रेशर की वजह से उनमें जो टिप्स हैं वहाँ से कुछ ड्रॉप्स बाहर निकलती हुई हमें दिखती हैं, लिक्विड ड्रॉप्स, उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। उसका एसेंट ऑफ सेप से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एकदम अलग प्रोसेस है, ये भी नहीं हो सकता। फोटो रेस्पिरेशन, ये आपने पढ़ रखा है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है याद करो, C2 साइकिल, अनवांटेड प्रोसेस जिसको कोई प्लांट नहीं चाहता, क्योंकि इस प्रोसेस में ATP भी खर्च हो जाती है और शुगर्स भी नहीं बनती हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। और सीधा सीधा लॉजिक हमारा कह रहा है कि ट्रांसपिरेशनल पुल एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिक्सन एंड जॉली की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बता दी कि आपको टर्म्स रिवाइज हो जाएं एक बार कि ये क्या था। ओके, गटेशन पे भी कई बार KVPY में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन हेल्दी कोलोस्ट्रम। अगेन इसको भी मैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन कहूँगी बच्चों। 12th में जो आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं ना, इसको कोलोस्ट्रम को कुछ बच्चों ने कोलेस्ट्रॉल तो नहीं पढ़ लिया एग्जाम में, दिस इज कोलोस्ट्रम। एंड कोलोस्ट्रम किसको कहते हैं, जो इनिशियल मिल्क प्रोड्यूस होता है बाय मेमरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी। मैमल्स में जब मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है बच्चों, तो मेमरी ग्लैंड से जो इनिशियल मिल्क सिक्रीट होता है, जो येलोइश, स्लाइट येलोइश कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। और क्लियरली NCERT में लिखा है कि ये कोलोस्ट्रम हाईली रिकमेंडेड है बेबीज के लिए। क्यों? क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली कौन सी एंटीबॉडीज, IgA। यहाँ पर हालांकि एंटीबॉडीज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पास एक तो एंटीबॉडीज की वजह से कर रहा है, प्लस अगर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखें लाइसोजाइम, तो आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा कहीं भी कि कोलोस्ट्रम में लाइसोजाइम होता है या नहीं, बट आपको ये तो पता है ना कि लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। तो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम तो अच्छी बात है, हमारे सलाइवा में होता है, हमारे टीयर्स में होता है, तो कोलोस्ट्रम में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब शुगर्स, तो मिल्क है तो मिल्क में शुगर्स तो होंगी ही बेबी को नरिश करने के लिए, तो ये भी प्रेजेंट है। तो बचा क्या, हीमोग्लोबिन। और ये तो आप खुद ही लॉजिक लगा लो कि अगर हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर्ड है वो अगर कोलोस्ट्रम में होता तो कोलोस्ट्रम जो मिल्क है वो रेड कलर का होता, जो कि कभी भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा है विच इज नॉट प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकें सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं मान सकती हूँ, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। मॉर्फोलॉजी जो आप पढ़ते हैं प्लांट्स की, उससे रिलेटेड था बच्चों। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बस सिंपली आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा जो भी एग्जाम्पल दिया है वो किस प्लांट के पार्ट का मॉडिफिकेशन है। देखो क्वेश्चन क्या है, यू हैव मेड अ मिक्स्ड वेजिटेरियन करी, ठीक है, विद क्या क्या डाला आपने उस करी में, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टमाटो एंड स्पाइस्ड इट, स्पाइसेस की फॉर्म में यू हैव एडेड मस्टर्ड, सरसों, सिनेमन, सिनेमन इज द दालचीनी, है ना, कार्डेमम इलायची की बात नहीं हो रही है, दालचीनी अगर आप लोगों ने खाई हो पता हो तो आप लोगों को, एंड क्लोव, लौंग, ठीक। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस करी कंसिस्ट ऑफ, अब आपको बताना है एक तरह से कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं क्वेश्चन में, ये किन किन का मॉडिफिकेशन है। तो देखें ज़रा, अगर पोटैटो की बात करें तो सभी को पता है इट इज़ अ स्टेम मॉडिफिकेशन। कॉलीफ्लावर जो है बच्चों वो एक तरीके का फ्लोरल मैरिस्टम होता है, ठीक है। रेडिश तो सबको पता है रूट, टमाटो भी सबको पता होगा फ्रूट, है ना, सीड्स होते हैं तो बट ऑब्वियस फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, फ्रूट है। स्पाइसेस में हो सकता है आपको नहीं पता हो, अब आपको यहाँ पे इसकी हेल्प लेनी है। देखो पहले तो स्टेम, फ्लोरल मैरिस्टम, रूट और फ्रूट, स्टेम, फ्लोरल मैरिस्टम, रूट, फ्रूट, ये मैच कर रहे हैं। अब यहाँ स्टेम, यहाँ भी दोनों में मैच कर रहे हैं। अब इन तीनों के लिए हम कैसे निकालेंगे, सी, मस्टर्ड, सरसों तो सबको पता है सीड्स हैं, चलो यहाँ पे भी दोनों जगह सेम दे दिया। सिनेमॉन क्या है, तो सिनेमॉन के लिए बार्क भी दिया है और बड भी दिया है। सिनेमॉन देखिए क्या आपने, दालचीनी नहीं देखी तो आज ही घर पे मम्मी से पूछना, हमें किचन में से दिखाओ सिनेमॉन क्या है, ठीक है। तो दालचीनी ना ब्राउन ब्राउन से कलर की, कुछ ऐसे ऐसा लगता है जैसे ट्री की बार्क है, क्लियरली आप देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे उसको, ठीक है, बिल्कुल उसी बार्क की कंसिस्टेंसी का ही होता है। तो सिनेमॉन को देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो, जिसने देखी है ना, जिसको थोड़ी सी जनरल नॉलेज है, वो आराम से इस क्वेश्चन को करके आ गया होगा। तो सिनेमॉन एक्चुअली में एक बार्क होता है। और क्लोव, लौंग, लौंग तो सबने देखी होगी,
वो किसकी तरह दिखता है, लीफ की तरह या बड की तरह, बड की तरह ही दिखता है बट ऑब्वियस। हाँ, क्लोव लीफ मॉडल आप पढ़ते हो, वो तो टीआरएनए के लिए पढ़ते हो, उसमें आप बोलते हो कि क्लोव लीफ की तरह होता है टीआरएनए, जैसे क्लोव की लीफ ट्राइफोलिएट होती है, पर लॉन्ग तो ऐसी नहीं होती ना। तो लॉन्ग एक्चुअली में फ्लावर बड है, पता है क्या नहीं आप लोगों को। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ रहा है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज आपके लिए ज़रूरी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन सेट किया है मॉर्फोलॉजी से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कंप्लीटली, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेजेस वुड बी एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन अ प्लांट इफ देयर इज सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन सॉइल सेलिनिटी। अगर एक प्लांट जो है, ठीक है, इस प्लांट के सॉइल में अचानक से सॉल्ट्स बढ़ जाएं, हाई सेलिनिटी लिखा है ना, सॉल्ट्स अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट याद करो, अभी मैंने रूट्स को भी ग्रीन कलर का बना दिया, कोई बात नहीं, वैसे ब्राउन होती हैं। ठीक है, अगर चारों तरफ मिट्टी में सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, बाहर कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, सॉल्ट्स की वजह से हाइपरटोनिक हो जाएगी क्या सॉइल। और अगर सॉइल हाइपरटोनिक हो गई तो क्या होगा, जो रूट सेल्स में पानी है वो भी बाहर खींच लेंगी, यस और नो, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर की डायरेक्शन क्या होती है, वाटर हमेशा हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू कम आउटसाइड। और अगर पानी बाहर आने लगेगा तो क्या होगा, रूट्स की सेल्स में, देख लो यहाँ पर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन ही मिल गया, प्लाज्मोलाइसिस ऑफ रूट सेल्स, सीधा सीधा। ठीक है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, मतलब एक तरह से यहाँ पर ये पूछा है इमीडिएट इफेक्ट, तो नो डाउट हो सकता है आगे जाकर प्लांट को लगे, वैसे जनरली क्लोजर ऑफ स्टोमेटा तब होता है जब वाटर डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, बट फिर भी मान लो, और अगर मान लो यहाँ पर प्लांट वाटर स्टोमेटा अपने क्लोज कर भी देगा तो ये प्रोसेस तो नहीं रुकेगा ना, तो एज सच ये कोई बहुत यूजफुल प्रोसेस नहीं हुआ। इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, तो कहाँ से होगा इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, जब रूट्स को ही पानी नहीं मिल रहा तो ट्रांसपिरेशनल पुल में कहाँ से खींचेंगे वो। ठीक, एंड इंक्रीज इन रूट टर्जिडिटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा कहते कि सॉइल में सॉल्ट्स बिल्कुल ना के बराबर हैं, प्योर वाटर डाल दिया है आपने, तो फिर हम कह सकते थे कि प्योर वाटर की वजह से हाइपोटोनिक मीडियम होता और पानी अंदर जाता और रूट्स की सेल्स टर्जिड हो जाती। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर केस में प्लाज्मोलाइसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी जब KVPY का एग्जाम देते हैं ऐसे स्ट्रीम में, तो उन्हें चाहे मैथ्स, PCM का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी भी ऑप्ट करना पड़ेगा, PCB का स्टूडेंट है तो मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का बच्चा भी थोड़ा बहुत कर सके इन क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, हाई ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस की बात हो रही है, बट ऑब्वियस यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है। तो आपको पता होगा डायबिटीज के पेशेंट्स में जनरली लेटर एज में एक लेट कॉम्प्लिकेशन है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। ठीक है, लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है। तो आपसे पूछा गया, हालांकि NCERT में कहीं भी नहीं है इससे रिलेटेड, बट आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपसे पूछा गया कि दिस इज बिकॉज हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से हुआ। अब उस हाई ग्लूकोज लेवल ने ऐसा क्या किया, आई में ऐसा क्या चेंज किया जिसकी वजह से उसे कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हुई। कैटरैक्ट मतलब एक तरह से उसके लेंस जो हैं वो ओपेक हो गए, वो लेस ट्रांसपेरेंट हो गए और उसे अब दिख नहीं रहा है। कैटरैक्ट के और भी कई कारण है, जरूरी नहीं है डायबिटिक्स को ही हो, बहुतों को होती है, बट डायबिटिक्स में ये कॉमन कॉज है कैटरैक्ट। ठीक है, मतलब कॉमन कॉज नहीं, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, देखें जरा, अब यहाँ पर अगर तुम्हें नहीं भी पता ना ज़्यादा मैकेनिज्म, तो अगेन तुम ऑस्मोसिस और ग्लूकोज की नॉलेज से इसको कोरिलेट कर सकते हो। देखना, पहला ऑप्शन है कि हाई ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेज इन द लेंस एंड ब्लॉक द लाइट। क्या ग्लूकोज कोई क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज तो इजीली सोल्यूबल क्या बोलते हैं आप केमिस्ट्री में, केमिकल है ना, वो तो इजीली सोल्यूबलाइज हो जाता है। हमने कब पढ़ा कि ग्लूकोज कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है? तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया इस वर्ड की वजह से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इट कॉज ऑस्मोटिक चेंजेस इन एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर याद है, आई के स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर लेंस होता है तो इस एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है और इस पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, जो जेल की तरह होता है, ये बिल्कुल थिन होता है।
तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर हाई ग्लूकोज, और ये ह्यूमर्स कैसे बनते हैं बच्चों, वही ब्लड कैपिलरीज से ही, जो प्लाज्मा वगैरह है उनसे ही ये ह्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस एक्वस ह्यूमर में भी बच्चों ग्लूकोज आएगा, ठीक है, एक्वस ह्यूमर में भी ग्लूकोज इंक्रीज होगा। और अगर ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो आपको पता है ग्लूकोज एक सल्यूट है, तो हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट करेगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हुआ तो आसपास के एरिया से ये पानी खींचने लगेगा, और अगर पानी इसमें ज़्यादा आया तो यहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगी, एक्वस ह्यूमर वाला जो एरिया है, इंटीरियर चैम्बर है, वो फूलने लगेगा, और अगर वो फूलने लगेगा तो उसकी वजह से लेंस पर भी तो प्रेशर पड़ेगा एंड देयर विल बी लेंस इम्पेयरमेंट। तो अगर हमें नहीं भी पता, लॉजिकली हम पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये क्वाइट वैलिड लग रहा है कि हाँ भाई ग्लूकोज की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐसा बिल्कुल कर सकता है, एंड इट विल कॉज, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसकी वजह से स्वेलिंग आएगी और लेंस इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये सही लग रहा है ना पढ़ने पर, ठीक है, हम इसको एक बार को सही मान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लूकोज इज पॉलीमराइज्ड इनटू स्टार्च। एनिमल्स में कहाँ ग्लूकोज स्टार्च बनाता है, अगर ग्लूकोज पॉलीमराइज होता भी तो ग्लाइकोजन बनाता ना, और वो भी लिवर में होता है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हटा दो तुम, ठीक है। एंड लास्ट, इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द लेंस देयर बाय इम्पेयरिंग विजन, कि लाइट जब लेंस से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, ये भी कोई ग्लूकोज की वजह से हमें क्वाइट वैलिड ऑप्शन नहीं लग रहा। तो आप थोड़ा सा अपना इनडायरेक्ट लॉजिक लगाकर आराम से यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का ही रूल होता है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो, उससे बात करो, देखो क्या कहना चाह रहा है वो, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगी कि इसका सही आंसर क्या है। हाँ, उसके पीछे आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी नॉलेज काम आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें क्या? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ड्रिवन टेम्परेचर इंक्रीज, यानी एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस जो आज के टाइम में हो ही रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनमें से आपको कौन सा चेंज देखने को मिलेगा, मोस्ट लाइकली चेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, देख लेते हैं भाई। पहला, यहाँ पर इकोलॉजी की नॉलेज काम आएगी, हालांकि इकोलॉजी 12th के एंड में पढ़ते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसे की तैयारी के वक्त नहीं पढ़ा हो, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हो। देखें, फिशेज शिफ्टेड देयर रेंज टू शैलोअर वाटर्स। शैलोअर वाटर्स इतना तो सबको पता है कि किसी भी समुद्र में या किसी भी वाटर सोर्स में जो शैलो वाटर है, जो ऊपर की तरफ वाटर है, वो ज़्यादा गर्म होगा ना, या वो कम गर्म होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, और नीचे कम, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और नीचे जो वाटर होगा वो कैसा होगा, वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा। तो फिशेस कहाँ जाएंगी, शैलो वाटर की तरफ जाएंगी या डीप वाटर की तरफ जाएंगी? डीप वाटर की तरफ जाएंगी ना, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, मैमल्स शिफ्ट देयर रेंजेस टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी दो पढ़ते हैं ना आप जियोग्राफी में, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, 10th तक भी पढ़ा है इतना तो आप लोगों ने, ठीक है। क्या बोलते हैं आप, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जितनी हाइट पर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होता है, पोल्स पर, हिल स्टेशंस पर ठंड है काफ़ी अच्छी। और लैटिट्यूड मतलब होता है कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से जितना आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोल्स आते जाएंगे। यस और नो? मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में पोल्स बोल दिया, एक्चुअली पहले वाले एग्जाम्पल में हिल स्टेशन बोलना चाहिए था, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब या तो प्लेन्स पे रह रहे हैं हम, या फिर हम माउंटेन्स एरिया पे रह रहे हैं, और लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पास रह रहे हैं या बिल्कुल एक्सट्रीम पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है, पोल्स पे रह रहे हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट छेड़ा ही है तो हमने, इक्वेटर के पास के जो एरिया होते हैं बच्चों, उन्हें ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा आप लोगों के। और ट्रॉपिकल से जो दूर होते हैं एरियाज, उनको कहते हैं टेम्परेट रीजन्स, जहाँ पर सीजनल वेरिएशन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स में सबसे मिनिमम सीजनल वेरिएशन होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं, तो यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम सनलाइट होगी, ठीक है। तो रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप पढ़ते हैं ना, और रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है, और डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है, ठीक है, दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि मैमल्स शिफ्ट देयर रेंज टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड मतलब पोल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग में तो हमें पोल्स की तरफ जाना चाहिए, ठंडे एरिया की तरफ जाना चाहिए, जबकि ये कह रहा है मैमल्स शिफ्ट देयर रेंज टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड। तो लोअर लैटिट्यूड का मतलब कि इक्वेटर्स की तरफ आ रहे हैं। तो इक्वेटर्स की तरफ क्यों आएंगे, ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है, डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पड़ रही है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत, ठीक।
देन थर्ड, फ्रॉग्स शिफ्ट देयर रेंज टुवर्ड्स द इक्वेटर, अभी अभी बताया कॉन्सेप्ट, फ्रॉग भी क्यों जाएंगे, इक्वेटर पे ऑलरेडी गर्मी बढ़ रही है. एंड फोर्थ ऑप्शन, बर्ड्स शिफ्ट देयर रेंज टू हायर एलिवेशंस, हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे. कोई भी, चाहे बर्ड्स ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस गर्मी से बचने के लिए ठंडे एरियाज में जाना पसंद करेंगे. तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, तो इकोलॉजी की नॉलेज यहाँ पर अच्छी तरह से काम आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हार्ड क्वेश्चन के बाद एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया, KVPY में पूछ लिया गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कंटेन निसल ग्रेन्यूल्स. तो आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है. न्यूरॉन में निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इओसिनोफिल में भी नहीं होते, हिपैटोसाइट यानी कि लिवर सेल में भी नहीं होते, और कार्डियक मसल्स की जो सेल्स हैं उनमें भी नहीं होते. बाकी इसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर न्यूरॉन है. ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो न्यूरॉन्स में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. एक तरह से ये राइबोसोम्स हैं न्यूरॉन के. ठीक है, चलिए नाउ ये भी कुछ सिंपल लगा मुझे तो क्वेश्चन. विद इन द किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सबसे प्राइमरीली इन चारों में से कौन सा फैक्टर यूज किया जाएगा अगर हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई कर रहे हैं. तो देख लेते हैं भाई. बॉडी सिमेट्री पढ़ते ही हो, जो मेन क्लासिफिकेशन के फीचर्स हैं याद करो. बॉडी सिमेट्री, सिलोम, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पढ़ते हैं ना आप, ये सारे नोटोकॉर्ड, ये सारी लेयर्स आप अलग अलग नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. तो और एक वो भी तो होता है आपके, सिलोम बोल दिया मैंने, अच्छा चलो ठीक है. तो ये सारे बेसिस पर एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया जाता है. तो सिमेट्री के बेसिस पर तो करते ही हैं. हैबिटेट हमने कहीं नहीं पढ़ा एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने में. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, क्यों करेंगे यूज. लोकोमोटरी ऑर्गन्स, नो डाउट सारे एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, बट लोकोमोटरी ऑर्गन्स मुझे नहीं लगता एक बहुत प्राइमरी क्राइटेरिया था जिसके थ्रू आपने फाइलम्स को, या जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने फाइला को डिजाइन किया नहीं. तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है बॉडी सिमेट्री, है ना. जो फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा, दे आर एसिमेट्रिकल. उसके बाद रेडियल सिमेट्री में टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा. उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. अच्छा नहीं, अभी तो है एक दो क्वेश्चन और. ये भी आसान सा था, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट जनरली जब टीचर्स आपको इसके बारे में पढ़ाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब वहाँ बताते ज़रूर हैं. इन यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी बात हो रही है मैमल्स की मेनली, और भी हैं कई सारे बट मैमल्स मोस्टली. यूरिया इज प्रोड्यूस थ्रू, आप सभी ने पढ़ा है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में प्रोटीन ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है ना बच्चों. अब अगर हम सीधा अमोनिया निकालने लग गए तो हमारे चारों तरफ अमोनिया का एनवायरनमेंट हो जाएगा. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. तो हम सीधा अमोनिया नहीं निकालते, बल्कि हमारी बॉडी में इस अमोनिया को ब्लड वेसल्स कलेक्ट करती हैं और ले जाती हैं हमारे डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन के पास. कौन है हमारा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन? हमारा लिवर. और लिवर में ये अमोनिया जब पहुंचती है तो लिवर क्या करता है, अमोनिया और CO2 को यूज करके एक साइकिल रन करता है बच्चों, जिसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल. क्यों, हालांकि ये साइकिल आपके कोर्स में नहीं है, बट इस साइकिल में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्निथिन होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल. ठीक है, यूरिया साइकिल भी बोल देते हैं कई बार, वैसे ऑर्निथिन साइकिल. अगर यहाँ यूरिया साइकिल लिख देते फिर तो आप समझ ही जाते हैं आंसर. ठीक है, और इस तरह इस ऑर्निथिन साइकिल के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है. फिर इस यूरिया को अगेन ब्लड में डाल देते हैं. फिर ब्लड इसे कहाँ ले जाता है, हमारी किडनी में, और किडनी इस यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन बनाती है. ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बता दिया एक तरह से कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है. फिर इस यूरिन को आपको पता है यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू निकाल दिया जाता है. तो इन यूरियोटैलिक एनिमल यूरिया इज प्रोड्यूस थ्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्निथिन साइकिल. कोरी साइकिल तो मसल एंड लिवर के बीच में होता है. ये भी बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोरी साइकिल कई बार नीट में भी पूछ लिया जाता है. जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है ना, उस लैक्टिक एसिड को कंज्यूम करने के लिए लिवर और मसल के बीच में एक साइकिल चलता है, उसे कोरी साइकिल कहते हैं. ठीक है, टू मेटाबोलाइज लैक्टिक एसिड. ये दो साइकिल्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं, बट इन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
ठीक है, क्लियर है? तो ऑर्निथिन साइकिल इज द यूरिया साइकिल। क्लियर? क्रैब साइकिल और ट्रिपल पी ये तो जनरली प्लांट से रिलेटेड मैकेनिज्म है, तो ये हमारे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट सिंपल, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ भी लगी बच्चों। केवीपीवाई में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, हालांकि ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो उसमें तो आंसर बताती हूँ क्या है, बट फिर भी आप देखना क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन्स? ठीक है, पहला ऑप्शन, एंजियोस्पर्म स्पीशीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर पॉलन मॉर्फोलॉजी। तो आपने पढ़ा है कि जो एक्साइन लेयर होती है पॉलन्स की, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाती है और वो उनकी पहचान होती है कि किस स्पीशीज़ के पॉलन्स ये रहे होंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप पॉलन के स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज़ रही होगी। ठीक। दूसरा, पॉलन मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय फ्लैजिला इन एंजियोस्पर्म। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हमने, कभी भी एंजियोस्पर्म में आपने फ्लैजिलेटेड पॉलन ग्रेन्स पढ़े हैं क्या? नहीं ना। जिम्नोस्पर्म में फिर भी कई जगह सीलिएटेड पॉलन्स पड़े हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में तो कहीं भी पॉलन्स के पास फ्लैजिला नहीं है। पॉलन तो एक इमोटाइल स्ट्रक्चर है ना, तभी तो उसे ले जाने के लिए विंड, वाटर और बायोटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट लगा। ठीक है। थर्ड, पॉलन आउटनंबर द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, यानी पॉलन्स हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही है, ओव्यूल तो बहुत कम होते हैं उसके कंपैरिजन में, ये भी सही स्टेटमेंट है। फोर्थ, पॉलन इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना बच्चों, क्योंकि पॉलन सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही थोड़ी ना है, जिम्नोस्पर्म्स भी तो पॉलन बनाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है अब केवीपीवाई बाद में अनाउंस कर दे कि भाई बोनस भी मिल सकता है यहाँ पर या जो भी है, बट अभी तो आंसर की में केवीपीवाई ने ये सेकंड जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों ही मेरे ख्याल से तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बट अभी फिलहाल केवीपीवाई के ऑफिशियल आंसर की में बी है इसका आंसर। आगे जाके कोई करेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर बी भी हो सकता था और डी भी हो सकता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन्स सेल्डम एक्सीड 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स। ये वापस इकोलॉजी से पूछा गया है। आप 10th स्टैंडर्ड से 10% लॉ पढ़ते आए हैं बच्चों, एनर्जी फ्लो का, ब्लैक में एनर्जी फ्लो का, है ना। क्या कहता है ये लॉ कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी तो खुद यूज कर लेता है वो ट्रॉफिक लेवल, सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल के लिए बचती है, या 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाती है। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। 10% लॉ क्या कहता है कि 90% एनर्जी इज कंज्यूम्ड and 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये चारों स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थे, आपको ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर निकालना है। देखो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन ऑल लेवल्स इज अवेलेबल फॉर डीकम्पोजर्स टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। पहली बात तो डीकम्पोजर्स ट्रॉफिक लेवल में कहीं आते ही नहीं है। ट्रॉफिक लेवल में तो हम ऑटोट्रॉफ, फिर हेट्रोट्रॉफ, हायर हेट्रोट्रॉफ्स पर जाते हैं। तो ये फूड चेन्स का ड्रॉबैक भी है कि फूड चेन्स में डीकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 10% ऑफ एनर्जी एट ऑल हेट्रोट्रॉफिक लेवल इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोमास बाय ऑटोट्रॉफ। यहाँ तक सब सही चल रहा था कि 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोमास, लेकिन ये लास्ट का वर्ड गलत लिख दिया इन्होंने, बाय ऑटोट्रॉफ। क्यों? हर लेवल पे ऑटोट्रॉफ जाके एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे क्या? अगर ग्रासेस को रैबिट ने खाया तो रैबिट के पास जितनी भी टोटल बायोमास है 90% तो उसने एनर्जी यूज कर ली, जो 10% उसकी बॉडी में रह गया वो अगले लेवल पे गया, तो उस 10% को प्लांट्स ने आकर वहाँ बनाया क्या? या उस रैबिट को मान लो किसी दूसरे कार्निवोर ने खा लिया, तो अब उस कार्निवोर में प्लांट आके थोड़ी ना उस एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे। तो ये जो वर्ड लिखा है ना उन्होंने, ऑटोट्रॉफ के थ्रू ये कन्वर्जन होता है हर लेवल पे, ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। और इसी से मिलता जुलता देखो ये वाला ऑप्शन कि, चलो पहले लाइन से चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनर्जी एट द ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कन्वर्टेड टू बायोमास बाय हेट्रोट्रॉफ्स इन ऑल ट्रॉफिक लेवल। ये भी बड़ी अजीब बात है। ये कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक लेवल की 90% एनर्जी को
कन्वर्ट कर दिया जाता है बायोमास में बाय हेट्रोट्रॉफ इन ऑल ट्रॉफिक लेवल। तो बायोमास में तो सिर्फ 10% एनर्जी ही कन्वर्ट होती है ना बच्चों, बाकी की 90% तो यूज हो रही है, यस और नो। 10% एनर्जी जो है वो आगे वाले लेवल पर ट्रांसफर होगी, जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनर्जी एट द ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कन्वर्टेड टू बायोमास बाय हेट्रोट्रॉफ इन ऑल ट्रॉफिक लेवल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हुआ। क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट ही बचा, बट देखें तो सही है कि नहीं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनर्जी इन ईच लेवल इज नॉट कन्वर्टेड, यहां लिखा था कन्वर्टेड, यहां लिखा है नॉट कन्वर्टेड, यानी वो अल्टीमेटली इस 10% की बात कर रहे हैं। तो 90% ऑफ एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ये जो 10% एनर्जी होती है ना, ये ही एक्चुअली उस ऑर्गेनिज्म का बायोमास बनाती है। इस वजह से जब उसको कोई दूसरा लेवल खाता है तो उसको वही एनर्जी मिल जाती है। ये जो 90% है ये रेस्पिरेटरी लॉसेज या किसी भी तरह से कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। घुमा फिरा के था क्वेश्चन, आराम से कंफ्यूज हो सकते थे बच्चे, बट जिसने एकदम बियॉन्ड द लेवल जाकर अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझा है उसका सही हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म हुआ सेक्शन ए। ये 15 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए के थे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी के लास्ट 5 क्वेश्चंस पर, जिनमें हर क्वेश्चन को सही करने पर यू गेट +2 मार्क्स, गलत करने पर -0.5। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स ग्राफ वुड बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन इन्फेंट मोर्टालिटी एंड बर्थ वेट। यहाँ थोड़ी सी अगेन आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी। आप सबको ये पता है क्या कि नॉर्मली जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हम बोलते हैं ना कि 3-4 किलो का बेबी अगर हो रहा है तो वो हेल्दी है। लगभग 3 किलो के आसपास 2.8 3.2 वाला बेबी को सबसे हेल्दी माना जाता है। ना वो ओवर वेट है ना अंडर वेट। अगर 4 किलो या 5 किलो है तो बहुत ज़्यादा है उसका वेट, और अगर 1, 2 या 2.5 किलो का ये तो कम है, वो नॉर्मल से थोड़ा कमज़ोर होगा। तो वो जो हम कह रहे हैं ना कि 3 kg, यहाँ पर आपको लिखा है कि ये 1 to 2 kg में दिखाया है, मेंशन नहीं किया इन्होंने, बट ये आप मान लो कि 0 से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पर कहीं इन्होंने एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बर्थ वेट को 1 to 10 kg के बीच में। और वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या लिया है, मॉर्टैलिटी रेट ली है। मॉर्टैलिटी कि कौन से वेट के साथ बॉर्न होने वाले बच्चे के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, मॉर्टैलिटी नॉट सर्वाइवल चांसेस। ठीक है, तो देखो अब तुम लॉजिक लगाओ कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ग्राफ क्या कह रहा है हमको कि जिनका बर्थ वेट बिल्कुल कम है 1-2 kg, वो बच्चों की मॉर्टैलिटी रेट सबसे कम है। और जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, अगर हम ये 3 to 4 kg वाली रेंज पर आए जो कि हम कह रहे हैं हेल्दी बेबी मानते हैं, उसकी मॉर्टैलिटी रेट तो इन्होंने बढ़ी हुई दिखा दी ना, तो ये ग्राफ गलत हो गया। ठीक, सेकंड पे आओ, यहाँ पर जस्ट उल्टा कह रहे हैं कि जिसका वेट 10 kg है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट में पैदा हुआ है, उसकी मॉर्टैलिटी रेट सबसे कम है, और जिसका वेट बिल्कुल मतलब 1 kg 1-2 kg वाला जो बच्चा है उसकी मॉर्टैलिटी रेट सबसे हाई है। ठीक है, चलो मान लिया 1 kg वाले के डेथ के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो 9 to 10 kg वाले बेबीज़ हैं वो भी मॉर्टैलिटी पर जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नो डाउट उनको ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट वो डेथ रेट को डिफाइन नहीं, मतलब डेथ रेट को डिफाइन नहीं करता। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। क्लियर? तो ये ग्राफ भी गलत ग्राफ हुआ बच्चों, क्योंकि ये ग्राफ कह रहा है कि जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी मॉर्टैलिटी कम होगी, ये कहना भी गलत है। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखाया है, नो। थर्ड ग्राफ क्या कहता है, देखो ध्यान से, कि जिनका बर्थ वेट 3 to 4 kg के बीच में है उनकी मॉर्टैलिटी सबसे कम है, जो मैंने अभी अभी आपको कहा हेल्दी बेबीज है ना। और जिनका बर्थ वेट अगर वो अंडर वेट है तो भी मॉर्टैलिटी रेट हाई है, अगर वो ओवर वेट हैं तो भी मॉर्टैलिटी रेट हाई है। यहाँ क्या कहा था कि ओवर वेट वाले बच्चों की मॉर्टैलिटी रेट एकदम कम चली जाएगी, लेकिन एकदम कम नहीं कह सकते आप। अगर सोचो इतने वेट के साथ, मैंने शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ मैं गलत बोल गई, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एक बार दोबारा सुन लो, कि अगर बहुत ज़्यादा वेट के साथ बेबी बॉर्न हुआ है ना, तो ये ग्राफ कह रहा है कि उसकी मॉर्टैलिटी रेट ना के बराबर है, ये गलत है।
ठीक है, मानते हैं सर्वाइवल के चांसेस हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी रेट सबसे कम तो नहीं है ना। आप 3 to 4 kg के बच्चे को 10 kg से कंपेयर करोगे तो सबसे कम मोर्टेलिटी आनी चाहिए हेल्दी बेबी की, जो 3 to 4 kg में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो यहीं पर दिखाया गया है। यहाँ पर अंडरवेट ओवरवेट दोनों की मोर्टेलिटी हाई है और हेल्दी बेबी की मोर्टेलिटी लो है। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ। और यहाँ तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। यहाँ 3 to 4 kg जो नॉर्मल बर्थ वेट है सॉरी, उसमें मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट दिखाई है, उसकी हाईएस्ट मोर्टेलिटी दिखाई है। गलत, हाईएस्ट मोर्टेलिटी क्यों होगी? और ओवरवेट और अंडरवेट वाले बच्चों की मोर्टेलिटी, सॉरी ये अंडरवेट और ये ओवरवेट वाले बच्चों की मोर्टेलिटी बिल्कुल लो दिखाई है, तो ये भी गलत है। तो दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी KVPY में पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा आप इसे कोरिलेट करें ना, तो जो एवोल्यूशन में एक नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, 12th में एवोल्यूशन में पढ़ोगे, तो नेचुरल सिलेक्शन में ना जब नेचर सेलेक्ट करती है तो 3 वैल्यूज होती हैं, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू वालों को सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस रहते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं उसे। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन को बता रहा है एक तरह से, कि जिनका वेट बिल्कुल मीन वैल्यू में है उनको नेचर सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करेगी। बस वहाँ जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ऐसा बनता है क्योंकि वहाँ हम यहाँ वाई एक्सिस पे मोर्टेलिटी नहीं लेते हैं, वहाँ पर हम वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं, यानी एक तरह से नेटालिटी को देखते हैं, जबकि यहाँ हमने मोर्टेलिटी को देखा है। तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, बट यहाँ मोर्टेलिटी की वजह से ये इन्वर्स हो गया है। ठीक है, तो अगर आप वो लॉजिक ना भी लगाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिंपल लॉजिक से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक, बढ़ जाऊँ आगे, अच्छा खासा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, अगेन एवोल्यूशन से था, जिसने जेनेटिक्स, जिसने जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है, 12th में पढ़ते हैं हालांकि, वो इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। सीधा उठ के NCERT से स्टेटमेंट आया है आपके जेनेटिक्स में जो DNA, फिंगरप्रिंटिंग और HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो 2 टॉपिक्स हैं एक चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में स्पेशली, अ जेनेटिक फॉर्म ऑफ अ लोकस वुड बी कॉल्ड एन एलील ओनली व्हेन, कब एक कोई भी मतलब जेनेटिक चेंज हो रहा है अगर किसी लोकाय में, लोकाय मतलब समझते हो ना, किसी भी क्रोमोसोम पर उस पर्टिकुलर जीन की जो लोकेशन है उसको जीन लोकाय बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अ जेनेटिक फॉर्म ऑफ अ लोकस वुड बी कॉल्ड एन एलील, इसको कब आप पॉपुलेशन का पार्ट मानेंगे, कब ये एलील कहला सकता है? एलील मतलब ये दोनों अलग अलग। तो क्लियरली लिखा है NCERT में कि जब किसी एलील की फ्रिक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में मोर देन 0.01 हो जाती है ना, तो वो उसका एक पार्ट बन जाता है। और बट ऑब्वियस उसके लिए हेरिटेबल होना तो ज़रूरी है उस चेंज को। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई चेंज पॉपुलेशंस में हो रहा है ना, तो वो चेंज कब तक उसका मेन पार्ट नहीं बनेगा? पहली बात तो वो चेंज इनहेरिटेबल होना चाहिए, अगर एक्वायर्ड वेरिएशन है तो उसी के साथ खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, उस चेंज की जो फ्रिक्वेंसी है एलील की, वो पॉपुलेशन में मोर देन 0.01 होनी चाहिए। क्लियर कट NCERT में लिखा है। तो यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बट यहाँ कह दिया रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हेरिटेबिलिटी। अगर इनहेरिटेबल ही नहीं है तो कहाँ से पॉपुलेशन का पार्ट बनेगा? तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में बोला है इट इज हेरिटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी, नहीं, क्लियरली लिखा है फ्रिक्वेंसी भी जरूरी है। एंड इट इज टेंडम रिपीट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रिक्वेंटी। ये सैटेलाइट DNA के टाइप्स होते हैं, इसका यहाँ पर इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो ये भी गलत है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ये मैंने थोड़े से कलर चेंज किए क्योंकि वो क्वेश्चन लेते वक्त ना इसमें कलर कोडिंग चेंज हो गई, तो यहाँ पे कलर ही सब कुछ मैटर कर रहा है। जो KVPY के एक पेपर में जो कलर्स आए थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। ठीक, और ये ना आप 10th क्लास से पढ़ते आए हैं ये एक्सपेरिमेंट, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। सिंपल सा लॉजिक लगाना था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट आसान आंसर है। अ स्टूडेंट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। उसने 2 प्लांट्स लिए, प्लांट A एंड प्लांट B। प्लांट 1 को उसने डार्क में रखा 48 आवर्स के लिए, प्लांट A को उसने क्या करा, डार्क में रखा फॉर 2 डेज, और प्लांट B को वॉज कैप्ट इन द सनलाइट, इसको सनलाइट में रहने दिया। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इसको सनलाइट में रहने दिया। ठीक है, सोचो इसकी लीव्स पर क्या असर हुआ होगा, प्लांट A की लीव्स पर? इसकी लीव्स में से सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो गया होगा कि नहीं? स्टार्च इज कंज्यूम्ड, यस और नो? पूरा ही स्टार्च,
क्योंकि 2 दिन तक सनलाइट नहीं मिली तो जो ग्लूकोज नहीं बना नया, तो जो स्टार्च था, स्टोर्ड फूड था, वो पूरा यूटिलाइज हो गया होगा, तो स्टार्च इज कम्प्लीटली कंज्यूम। यहाँ पर स्टार्च एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या किया, नाउ द स्टूडेंट कवर्ड 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट विद अ ब्लैक पेपर। अब ये 2 मान लो वो लीव है, ठीक है, इस लीफ को जो ग्रीन कलर की होती है उसने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। एक लीफ को उसने वहीं पे प्लांट पे लगी हुई है, अभी लीफ को प्लक नहीं किया है, लीफ प्लांट पे ही लगी हुई है, कोई भी एक लीफ को दोनों प्लांट में बीच में से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी ये ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक कैसे बनाऊँ मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ, ठीक है। ये उसने सेंट्रल पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, ओके, दिस इज ब्लैक पेपर। अब उसने क्या किया, नाउ बोथ द प्लांट्स वर कैप्ड इन द सनलाइट। अब दोबारा से उन दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रखा कुछ घंटों के लिए, ठीक है। और फिर उसने दोनों प्लांट से एक एक पत्ती प्लक की, तोड़ी और उन पर स्टार्च टेस्ट किया, नहीं भी तोड़ी, डायरेक्टली किया, बट उसने स्टार्च टेस्ट किया। कब किया देखना जरा। अब इसको भी सनलाइट में रखा और इसको भी रखा, तो इसने भी फोटोसिंथेसिस किया होगा, इसने भी किया होगा, है ना। लेकिन ध्यान से बताना मुझे कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड है उस पार्ट को तो सनलाइट ही नहीं मिली ना, तो इस पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, और जो बाकी का पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, यस और नो। यहाँ पर भी हुआ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर भी हुआ फोटोसिंथेसिस। तो मुझे बताओ कि ये जो लीफ ए है, इस लीफ में कहाँ कहाँ स्टार्च बना, यहाँ पर स्टार्च बना, यहाँ पर स्टार्च बना, क्योंकि ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज स्टार्च में बदला होगा। इस ब्लैक पार्ट में स्टार्च बना क्या, नहीं बना, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही। और क्या पहले से यहाँ स्टार्च था क्या, था ही नहीं, क्योंकि ये तो डार्क में रखा हुआ प्लांट है। तो ये वो पार्ट है जिसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है, यस और नो। अब इस पार्ट पे, इस पत्ती पे आ जाओ, यहाँ पर स्टार्च बना होगा, बिल्कुल बना होगा नया स्टार्च, यहाँ भी स्टार्च बना होगा। जिस पार्ट को इसने ब्लैक पेपर से कवर किया था वहाँ नया स्टार्च तो नहीं बना, बट इसमें पुराना स्टार्च तो था ही ना, तो इसमें तो यहाँ भी स्टार्च है बच्चों, क्योंकि इसका स्टार्च तो पहले से ही था, कंज्यूम थोड़ी ना हुआ था। तो अब अगर वो इन दोनों पर आयोडीन टेस्ट करेगा, स्टार्च टेस्ट करेगा, तो आपको पता है आयोडीन टेस्ट क्या कहता है कि जहाँ भी स्टार्च है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो देखो ज़रा, लीफ बी पूरी तरह ब्लू कलर की होगी कि नहीं, हाँ, लीफ बी पूरी तरह ब्लू हो जाएगी, जबकि लीफ ए में ये वाला एरिया ब्लू होगा और ये वाला एरिया ब्लू होगा, ये वाला नो ब्लू कलर, ठीक है। तो देख लो, ये रहा, लीफ 2 तो पूरी ब्लू हो गई, ठीक है, और लीफ 1 यहाँ से ब्लू हो गई। जिस पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर किया था वहाँ से ब्लू नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे तो ग्रीन कलर भी चला जाता, तो येलो सी पत्ती दिखेगी, येलो तो सब में ही दिखाया है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट था लॉजिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ लेते हो आप इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। बस उसको अलग तरह से अप्लाई करना था आपको। क्लियर? ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा, यस इट इज विजिबल। क्लियर? चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगेन इकोलॉजी से था, इकोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे इस बार। इन द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ये तो सिर्फ उन्हीं को आया होगा जिन्होंने इकोलॉजी 12th NCERT से पढ़ी है, 10th में इससे रिलेटेड नहीं था कुछ भी। पॉपुलेशन ग्रोथ ना 2 तरह से होती है, एक एक्सपोनेंशियल होती है और एक जियोमेट्रिक होती है, बट उसका यहाँ कोई खास रिलेशन नहीं था। आपसे पूछा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को इस इक्वेशन से बताते हैं, dn/dt is equal to Rn, where R is measure of the population's intrinsic rate of increase। यहाँ पर ये जो R है ना, ये किसको बताता है, लिखा हुआ है आपके NCERT में, R is the measure of intrinsic rate of increase, कि किसी पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की इंट्रिंसिक रेट क्या है, ठीक। एंड N is the population size density, ठीक है। द पैरामीटर R is determined by, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा बच्चों, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सको या आपको पता हो तो ही आप इसे कर पाओगे कि R का फॉर्मूला होता है बर्थ माइनस डेथ। और आप खुद सोचो, अगर किसी पॉपुलेशन में जितने लोग बॉर्न हुए हैं उनमें से जितने लोग डेड हुए हैं उसको माइनस कर दें तो हमें इंक्रीज मिल जाएगा ना, कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो R जो है
वो B माइनस डी से मिलता है। तो आपसे पूछा है कि R इनमें से किस पर डिपेंड करता है, बर्थ रेट एंड डेंसिटी पर, डेथ रेट ओनली, बर्थ रेट ओनली, या बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों पर? तो बट ऑब्वियस दोनों पर, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी भी था और बहुत ही मतलब आउट ऑफ द लेवल ही था। जनरली नॉर्मली भी आप ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। हाँ, दो मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, देखो बताती हूँ मैं आपको। कॉबवेब जो है वो आपको बताना था इन चारों में से क्या है, तो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता। सिल्क, ये तो पता होता है कि सिल्क एक तरह की प्रोटीन है, चलो ठीक है। कॉटन, कॉटन जरूर एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल में दे रखा है कि कॉटन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कॉटन में सेल्यूलोज भी होता है। और हेयर सभी को पता है कि केराटिन होता है। तो पहले तो हम जरा ये देख लें कि आर में फोर्थ और एस में थर्ड जो हमें कंफर्म है वो इन दो ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें दो ऑप्शंस में से पता लगाना था। तो कॉम्प्लिकेटेड ही कह दूं फिर तो मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुक्का लगा कर आए या छोड़ कर आए, दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें आपको कहा ए ऑप्शन में कि कॉबवेब जो है वो एक फाइब्रोइन है और सिल्क जो है ना वो दोनों तरह की प्रोटीन है। देखो सिल्क एक फाइब्रस प्रोटीन होती है तो सबको पता है ना, तो सिल्क फाइब्रोइन भी है और सिल्क सेरी, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं तो सिल्क वॉर्म या सिल्क के उसको सिल्क वॉर्म के कल्चर को सेरी कल्चर बोलते हैं। तो ये जो सेरिसन वर्ड है वो भी सिल्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्यू में फर्स्ट और सेकंड दोनों है और पी ओनली फर्स्ट है, तो इसलिए ये आंसर आएगा ए। ठीक है, अगर पता है तो ही कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों से आप तुक्का लगा के आ सकते थे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपके खत्म हुआ बच्चों ये पूरा का पूरा केवीपीवाई का पेपर एनालिसिस। सभी तरह के मिक्स क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत सिंपल, कुछ थोड़े टफ, कुछ एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, पुराने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहा करो, जो भी बच्चे केवीपीवाई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो यस आप हमारे टीम कंपटीशन के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं अलग अलग, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं, तो आप हमसे जुड़कर भी अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।